हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने भारत के संविधान से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है जो अधिकतर सभी एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। ठीक है, मैं ऐसे ही टॉपिक लाती हूँ जो मोस्टली हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसका महत्व हर एग्ज़ाम में है, चाहे वो यूपीएससी का हो या ये टीचिंग लेवल के हो, एसआई हो का हो, किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका फंडामेंटल राइट, जिनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, ये संविधान के कौन से भाग 3 में है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हम लोग सभी फंडामेंटल जो राइट हैं उनके बारे में जानते हैं। ये कितने हैं? पूरे 6 फंडामेंटल राइट हमको मिले हुए हैं। किनको मिले हुए हैं? नागरिकों को मिले हुए हैं। ठीक है, आपने संविधान पढ़ा होगा, उस संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, उन 6 मौलिक अधिकारों के नाम क्या क्या हैं? एक आपका समता का अधिकार है, एक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, एक आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, एक आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, एक आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमें सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 6 हैं। मैं एक बार और आपको रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 समता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो जो और बाकी 5 मौलिक अधिकार हैं, मैं उनको आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल उनके आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं कि समता का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है। इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं और हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली यही ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपका लास्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें से एक एक लाइन में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको रट कर नहीं पढ़ना है, हमको समझ कर पढ़ना है। आजकल क्या हो रहा है, जो आयोग एग्ज़ाम बना रहा है, तो पहले जो था कि हम रटे हुए थे कि भाई ये चीज़ ये डेट पूछ ली जाएगी तो हम उसको रट लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब फैक्ट को नहीं, कॉन्सेप्ट को हमको याद करना होता है, समझना होता है कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो जब हम टॉपिक के कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ेंगे तो तभी हम अच्छा परफॉर्मेंस अपना एग्ज़ाम में दे पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है जिसको आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि ऐसी वीडियो बनाऊँ आप लोगों को जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, तो चलो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लिखा हुआ है भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसमें? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है, ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें दिया गया? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में जाने का अधिकार है। ठीक है, यदि जो हमें अधिकार दिए हुए हैं, जो मैंने आपको 5 पहले भी बताए हैं, और छठा ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस लिए बनाया गया? यदि हमारे जो वो 5 अधिकार हैं उनका उल्लंघन होता है, ठीक है, तो हम उनके खिलाफ, जो हमारा उन अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हम उनके विरुद्ध जाकर कोर्ट में, कौन से कोर्ट में? उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके उनके खिलाफ अपील कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है या हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, तो हम उनके खिलाफ कहाँ पर? न्यायालय में जाकर, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जाके उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बनाया गया है जो अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, चलो, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को विभिन्न प्रयोजनों हेतु कुल 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यदि किसी नागरिक को स्वतंत्रताएं दी गई हैं और उनका उल्लंघन हो रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत तो उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, और यदि उसको जाना है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर वो जाएगा तो ये है 226 के तहत। कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का क्या होता है? मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है, तो वो उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय में अगर जाएगा तो अनुच्छेद 226 के तहत, और यदि जाएगा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तो अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, इन दोनों ही न्यायालय को मौलिक अधिकारों के लिए अपील का क्या दे रखा है? शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, अब ये 5 रिटें कौन कौन सी हैं?
ये 5 रिटें कौन कौन सी हैं जिनकी शक्ति उनको उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। ठीक है, चलो उनको पढ़ते हैं। ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है रिट, एक तरफ लिखा हुआ है रिट और एक तरफ मैंने उनके अर्थ लिखे हुए हैं। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको आसान भाषा में समझाने की। देखिए, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो तो उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। ठीक है, पहली रिट जो है वो क्या कहती है? वो कहती है कि यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको अवैध रूप से, अवैध रूप का मतलब है कि बिना उसके गुनाह के या वो निर्दोष है फिर भी उसको क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया है। पुलिस वाले उसको पकड़ के ले आए हैं बेवजह। ठीक है, उसने कोई गलती नहीं करी है फिर भी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया है। होता है ना ऐसी कंडीशन में, आपने देखा होगा ना, कभी कभी पुलिस वाले भी गुस्सा खा जाते हैं या दूसरी पार्टी उनको पैसे दे जाती है तो वो निर्दोष व्यक्ति को क्या करते हैं? पकड़ कर जेल में डाल देते हैं। ठीक है, तो न्यायालय का क्या काम है? न्यायालय को क्या शक्ति, क्या पावर मिली हुई है? तो वो क्या करेगा? अगर उस व्यक्ति के घर वाले जाके कहाँ पहुँच जाएँ? कोर्ट में पहुँच जाएँ और कहें कि भाई हमारे बच्चे को पुलिस वाले बेवजह उठा के ले आए हैं, तो क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय क्या कहेगा? जाओ उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, कितने? 24 घंटे के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत करो। ठीक है, 24 घंटे के आगे अंदर उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो। किससे कहेंगे? पुलिस वालों से। उल्लंघन कौन कर रहे हैं हमारे अधिकारों का? पुलिस वाले। वो सरकारी वर्दी में तो सोच रहे हैं कि हम अपनी मनमानी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो मनमानी नहीं कर सकते, इसीलिए ये अधिकार बनाया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अगर हमारा उल्लंघन हो रहा है तो हम उन सरकारी लोगों के खिलाफ भी न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो तो उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। न्यायालय इस व्यक्ति को, इस बात को पुलिस वालों से कहेगी कि आपने जिस व्यक्ति को कैद किया है उसे 24 घंटे के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत करो। ठीक है, और न्यायालय क्या करेगा? अगर वह व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो उसको क्या कहेगा? उसको छोड़ देगा। पुलिस वाले से कहेगा ये निर्दोष है और उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हैबियस कॉर्पस। इन चीज़ों को, इनकी इंग्लिश को मैं आगे समझाऊंगी कि आपको इन्हें कैसे याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनका हिंदी में एक तरफ दे देते हैं हिंदी में और एक तरफ दे देते हैं इंग्लिश में, तो हमको इनको भी याद रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परमादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या इनके अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अधिकतर इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा है परमादेश। दूसरा क्या है? परमादेश। ठीक है, परमादेश को क्या बोलते हैं? मैंडेमस। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मैंडेमस। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? किसी सरकारी अधिकारी, संस्था, अधिकारी या कोई संस्था को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देते हैं। क्या करते हैं? अपने कर्तव्य निभाने का आदेश देती हैं। ये रिटें किसको प्राप्त हैं? ये न्यायालय को प्राप्त हैं। ये जो रिटें, ये जो आदेश दे रहे हैं, ये कौन देगा? न्यायालय देगा उन सरकारी लोगों को जो नागरिक हैं, जो साधारण व्यक्ति हैं, वो उनको परेशान कर रहे हैं या उनका उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार हैं। ठीक है, वो सरकारी नौकरों के खिलाफ जाके न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो परमादेश क्या होता है कि किसी सरकारी अधिकारी या कोई संस्था, या तो कोई अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी हो, या कोई संस्था हो, ठीक है, वो अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देते हैं न्यायालय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी, किसी बच्चे ने 12th क्लास पास किया है, ठीक है, तो उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट अगर उसको नहीं प्रदान किया जा रहा, या कोई संस्था, उसका विद्यालय उसको वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति या वो बच्चा, उस बच्चे के घर वाले जाके कोर्ट में ये बोल सकते हैं कि भाई जज साहब, हमारा इस तरीके से क्या हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे बच्चे को हमारा सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो न्यायालय क्या करेगा? उसको आदेश देगा, भाई तुम कैसे काम नहीं कर रहे हो, अगर बच्चे ने पास किया है, 12th क्लास पास करी है, तो उसका सर्टिफिकेट उसको प्रदान करो। ठीक है, तो वो क्या करेगा? परमादेश। परमादेश किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश होता है। ठीक है, न्यायालय बोलेगी भाई हम तुम्हें आदेश देते हैं, अपना काम करो ढंग से, ठीक है, सर्टिफिकेट दो इसको, बच्चे को। अगला देखें, निषेध। निषेध क्या है? निषेध, इसको बोलते हैं प्रोहिबिजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोहिबिजन, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निषेध। ठीक है, ये क्या होता है? निचली अदालत को किसी मामले की सुनवाई रोकने का आदेश। ठीक है, ये कौन सा आदेश है? ये आदेश है जो निचली अदालतें होती हैं ना, आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट भी सुनी है, जो सबसे ऊंची अदालत होती है, उसके नीचे हाई कोर्ट होती है, सुनी है आपने, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होती है ना, उसके नीचे और न्यायालय होती हैं ना,
तो कोर्ट वो न्यायालय कहता है कि निचली अदालत को किसी मामले की सुनवाई रोकने का ये आदेश होता है। निषेध क्या होता है? जो निचली अदालत है, मान लो कोई निचली अदालत है, कोई छोटी अदालत है, तो वो कोई ऐसे बड़े फैसले नहीं कर सकती है जो उच्च न्यायालय को करने हैं या सुप्रीम कोर्ट को करनी है या उच्चतम न्यायालय को करनी है। ठीक है, तो इसलिए अगर निचली अदालत, हाई कोर्ट से निचली अदालत अगर ऐसा कोई काम करती है या ऐसी कोई सुनवाई किसी निर्णय पर करती है जिसको उसका अधिकार नहीं है, उस कार्रवाई को करने का अधिकार केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को है, और वो उसको कर रही है ना, तो क्या करेगी न्यायालय? उसको क्या करेगी? रोक देगी। ये रोकने का आदेश है। क्या है? रोकने का आदेश है। क्या? निषेध। ठीक है, निषेध क्या है? निचली अदालत को मना कर देगी, भाई ये काम जो आप इसके लिए सुनवाई कर रहे हैं ये आपका काम नहीं है, इस कार्रवाई को यहीं रोक देना है आपको। तो ये होता है निषेध। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है चौथा उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्टियोरारी। क्या बोलते हैं? सर्टियोरारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? निचली अदालत के गलत आदेश को रद्द करना है। ये भी वही चीज़ है। क्या है कि जो निचली अदालत है और उस अदालत ने किसी सुनवाई पर अपना फैसला दे दिया है, ठीक है, उस फैसले को भी जो उच्च सरकार वो है, उच्च न्यायालय है, उस फैसले को भी क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। उस फैसले को भी रद्द कर सकती है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, इन दोनों में ही कंफ्यूज होते हैं, निषेध में और उत्प्रेषण में, और ये अक्सर पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप किसी का भी एग्ज़ाम वो पेपर उठा के देख लो जो पिछले पेपर हुए हैं, ये क्वेश्चन, इनसे संबंधित फैक्ट्स आपको हर एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा, एक ना एक मिल जाएगा। ये पाँचों रिटें हैं, पाँचों में से एक कोई सी पूछ ली गई है, या किसी की इंग्लिश पूछ ली गई है, या इनका अनुच्छेद पूछ लिया गया है, या हाई कोर्ट रिट कौन से अनुच्छेद से जारी करता है, ये चीज़ें पूछ ली गई हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रही थी इस पर शॉर्ट वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे लगा कि बच्चों को पूरा डिटेल में समझाना ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग बनाया है। ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ कि उत्प्रेषण निचली अदालत के गलत आदेश को रद्द करना है। निषेध में क्या था? निषेध में अगर निचली अदालत किसी उस पर सुनवाई पर वो सुनवाई करती है किसी उस पर वाद पर, तो क्या है, वो उसको रोक देती है कि भाई रुक जाओ, निषेध, रुक जाओ, तुम्हें इसका अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, और उत्प्रेषण में क्या होता है कि अगर कोर्ट ने वो फैसला भी सुना दिया है अपना, है, तो भी कोर्ट इसको, जो हाईएस्ट कोर्ट है, वो उसको रद्द कर सकती है कि भाई ये आपका अधिकार नहीं था, आपने किस अधिकार से इस पर फैसला सुना दिया। ठीक है, तो ये उत्प्रेषण होता है, जिसको इंग्लिश में सर्टियोरारी कहते हैं। अगला है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा को क्या बोलते हैं? क्वो वारंटो। क्या बोलते हैं? क्वो वारंटो। क्यों वारंटो इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या है? किसी व्यक्ति से पूछना कि वह किसी पद पर किस अधिकार से बैठा है, किस अधिकार से बैठा है। ठीक है, इसका मतलब है किसी व्यक्ति से पूछना कि वह किसी पद पर किस अधिकार से बैठा है। मान लो अगर कोई वकील बना बैठा है, कोई एडवोकेट है, तो एडवोकेट के लिए क्या करना पड़ता है भैया? लॉ करनी पड़ती है ना, LLB करनी पड़ती है ना। और मान लो किसी व्यक्ति ने LLB नहीं की है, बस ग्रेजुएशन की है, और वो गलत तरीके से क्या कर रहा है, उसमें कोर्ट में जाकर बैठ रहा है ना, तो जो न्यायालय है उससे क्या पूछेगी? क्यों भैया, है ना, किस अधिकार से बैठे हो तुमने डिग्री प्राप्त करी हुई है LLB की है? अगर आप डिग्री पास करेंगे, डिग्री आपने कर रखी है, या बार काउंसिल का उसमें पेपर हो रहा है, वो आपने क्वालिफाइड कर रखा है, तो आप उसमें बैठने के काबिल हो। और जब ये करी नहीं रखी तो आप कोर्ट में किस अधिकार से बैठे हुए हो? ठीक है, तो न्यायालय इस तरीके से उस व्यक्ति से पूछने का अधिकारी होते हैं, क्यों भैया किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हैं। तो ये होता है अधिकार प्रक्षा। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया था कि निषेध और उत्प्रेषण ये बहुत पूछा जाता है, निषेध और उत्प्रेषण, और दोनों में कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर कर देती हूँ। ठीक है, निषेध, देखिए निषेध में क्या होता है? पहले रोकना। ठीक है, मान लो किसी कोर्ट में केस चल रहा है, छोटे कोर्ट में जो निम्न है, ठीक है, छोटे कोर्ट में कोई केस चल रहा है, और उस केस को फाइल करना, मतलब लड़ने का अधिकार, उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसको नहीं है? उस न्यायालय को नहीं है। ठीक है, पर वो फिर भी क्या करवा रहा है? अपने कोर्ट में उसकी कार्रवाई करवा रहा है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय क्या कहेगा? उसको निषेध कर देगा, उस पर रोक लगा देगा, भाई आप इस पर वो कार्रवाई नहीं करवा सकते। ठीक है, ये आपके अधिकार के दायरे में नहीं आता है। उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण में बाद में रद्द करना। अगर कोर्ट ने, निचली अदालत ने अपना फैसला भी किसी वाद पर सुना दिया है, तो अभी कोर्ट क्या कर सकती है, हाईएस्ट कोर्ट क्या कर सकती है? उसको रद्द कर सकती है कि आपका फैसला कोई मायने नहीं रखता, जबकि ये आपके दायरे में नहीं आता है, तो आपने कैसे इस पर अपना फैसला सुना दिया।
ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। देखो, अब ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम पढ़ रहे हैं, इनके बारे में बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है। देखो, बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को बोला है, या किस अधिकार को बोला है, कौन से मौलिक अधिकार को बोला है। तो वो बोला है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो आता है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों बोला है ऐसा? क्योंकि अधिकार तभी सार्थक हैं जब उन्हें लागू करने का उपाय भी हो। मान लो अधिकार दे दिए जाएँ, ठीक है, और दे तो दिए हैं लेकिन उनका उल्लंघन हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे अधिकारों का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए अम्बेडकर जी ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप इसको नोट कर लें। और अब मैं देखो, और इसमें ये पूछा जाता है, मैंने एक क्वेश्चन भी लिया आपको समझाने के लिए। परीक्षा में रिटो से संबंधित प्रश्न पूछने का तरीका, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने एक क्वेश्चन भी लिख दिया आपको समझाने के लिए। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो आपको इसको समझ के सुमेलित करना है। पेपर में केवल यही नहीं होता है कि हम उसको पढ़ कर जाते हैं, याद करके जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेपर में जाकर पढ़ के तो जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, तो उस भूल में हमको क्या करना है, अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए तो आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आप उसको डिटेल में पढ़ सकें, और यदि एग्ज़ाम में आ जाता है और आप भूल भी जाते हैं तो थोड़ा अपना दिमाग लगा के उसको हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। देखो, सबसे पहले पेपर में हमको क्या करना चाहिए, हमको सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि हमको आता कौन सा है। ठीक है, तो हमको कैसे करना है, अब इसको सबसे पहले उसको देखें हमको आता कौन सा है। तो अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा का मतलब क्या है कि किस अधिकार से। ठीक है, आपने लॉ की डिग्री, अभी मैं बताया ना, लॉ की डिग्री ले नहीं रखी और आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं, वो बताया ना अभी। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या था कि 24 घंटे के अंदर हमारे सामने उस व्यक्ति को लेके आओ जिसको तुमने जेल में डाल दिया है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे मैच होगा, सशरीर प्रस्तुत करो। कोर्ट क्या कहेगी, प्रस्तुत करो हमारे सामने 24 घंटे के अंदर। ठीक है, आए समझ में। और निषेध का मतलब क्या होता है, निषेध का मतलब होता है स्थगन करना। स्थगन मतलब अभी क्या बताया था, निचली अदालत को बड़ी कोर्ट क्या बोलेगी कि इसको यहीं रोक दो, ये आपके दायरे में नहीं आता जिस पे आप कार्रवाई करवा रहे हैं। ठीक है, निचली अदालत को आदेश देगी। उसके बाद परमादेश, परमादेश का मतलब क्या है, हम आदेश देते हैं, हम आपको आदेश देते हैं। ठीक है, और कौन सा रह गया, हो गए, एक हो गया ये उत्प्रेषण लेख, ये है प्रमाणित होने के लिए, प्रमाणित होने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि इनको इंग्लिश में जो बोलते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, इनको इंग्लिश में दे दिया जाता है, एक तरफ हिंदी, जैसे मैचिंग मैंने अभी आपको बताया ना, एक तरफ हिंदी दे दी जाती है और एक तरफ इनकी इंग्लिश दे दी जाती है कि मिलाओ किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करती हूँ, आपको समझ में आएगा, ध्यान देंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अब इसको तो छोड़ दो, हमको क्या करना, बंदी। अब बंदी जो होता है, बंदी उसको क्या करते हैं, हथगड़ियाँ लगती है ना, बंदी को क्या लगती हैं, हथगड़ियाँ। तो हथगड़ियाँ है से शुरू होती है, हथगड़ियाँ, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो हथगड़ी किसको लगेगी, बंदी को लगेगी। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, हैबियस है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस हथगड़ी, हथगड़ी से कौन, बंदी को बंद करेंगे। ठीक है, दूसरा देखें, परमादेश, परमादेश मतलब आदेश आ रहा है ना इसमें, आदेश, परमादेश, हम आदेश देते हैं इसको संस्था को या अधिकारियों को, भाई तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो जो आपके निर्वहन है। ठीक है, तो परमादेश, हम आदेश देते हैं। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे याद रखेंगे कि परमादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए, आदेश, आदेश कौन देती है, मैडम, कौन देती है, मैडम। तो यहाँ पे लिखा मैंडेमस, दिख रहा है ना, अगर एक ही मात्रा हटा दें तो मैडम हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो आदेश कौन देती है, मैडम, तो मैडम से मैंडेमस। तो इस तरीके से हम आदेश को याद रखेंगे, मैंडेमस से। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे ना, एक दो बार रिवाइज करेंगे और ये चीज़ें पेपर में आ जाएगी तो आप झट से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, थोड़ा ऐसे अगर हम थोड़ा अपना दिमाग लगा के याद करते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है याद करना, पढ़ना, और इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में। ठीक है, अगला है निषेध। निषेध आपको याद ही करना पड़ेगा भाई, प्रोहिबिजन, इसको क्या बोलते हैं, निषेध को प्रोहिबिजन, जिसका मतलब होता है निषेध, निषेध का मतलब स्थगन करना, रोक देना। उत्प्रेषण, इसको बोलते हैं सर्टियोरारी, इसको भी याद करना पड़ेगा, सर्टियोरारी। और एक है अधिकार प्रच्छा। ठीक है, एक है अधिकार प्रच्छा। तो अधिकार प्रच्छा आपको पता ही है, प्रच्छा मीन्स पूछना, अधिकार मीन्स हक, किस हक से बैठे हो तुम किसी पद पर,
ठीक है। लेकिन हम इसको क्या पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश में हम इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो प्रच्छा मीन्स क्वेश्चन हो गया, प्रच्छा मीन्स पूछना। अगर हम किसी से पूछते हैं तो वो क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं हम। व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या है, हम उसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पूछना मतलब क्यों, क्यों पूछते हैं ना, वाट वाई वेयर, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं ना। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्यों से याद रखो, प्रच्छा पूछना मतलब क्यों, ठीक है। तो मैंने आपको ये थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे से आगे तक इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, याद करो। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।